से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की और आम आदमी से जुड़े हुए वो मुद्दे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। कई राजनेताओं से आज संपर्क किया गया और अलग अलग दलों के लोगों से, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आज हमारे साथ नहीं है। लेकिन हमारे साथ आज हैं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मयंक गांधी। मयंक गांधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मयंक गांधी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मुंबई और महाराष्ट्र के प्रभारी हैं फिलहाल और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं। मयंक जी, जब राजनेताओं के हमने पिछले दिनों बात की थी कई दलों की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, वो नेतृत्व परिवर्तन और नेतृत्व में कुछ फेरबदल और कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरों पर नए पद का भार लगाकर उन्हें समाज में लाया जा रहा है। इससे ये आभास हो रहा है कि 2014 की तैयारियां जोरों पर हैं। कहाँ पाते हैं आप आम आदमी की पार्टी को? देखिए, कल भी मैं एक टीवी कार्यक्रम में गया था जहाँ पे ओपिनियन पोल हुआ था और ये ओपिनियन पोल ये दिखा रहा है कि ये एनडीए और यूपीए को बहुत ज़्यादा कम सीट मिलने वाली है। उसका मतलब ये है कि हम जो कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टी का सांठगांठ है, ये दोनों पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है, कहीं ना कहीं लोगों तक ये बात पहुंची है और लोग चाहते हैं कि कुछ नई बात आए, कोई नया फ्रेश चीज़ आए, एक ऐसा विकल्प आए जो देश को बदल सके। और आज के दिन में अगर ऐसा कोई विकल्प है तो आम आदमी पार्टी है। जिस प्रकार से लास्ट के कुछ सालों में पूरा नए लहर चली है, उम्मीद हुई है देश के लिए, देश के युवाओं के साथ, स्त्रियों के साथ, अल्पजाति के साथ, जिस प्रकार से लोगों को लगा कि पहली बार ऐसा लग रहा है, ऐसी उम्मीद बन रही है कि देश में कुछ बदलाव आ सकता है और ये आम आदमी पार्टी से आता है। ये तो बदलाव के रूप में आपको लगता है कि जो यूपीए से, एनडीए से, उनके घटक दलों से जो लोग नाराज होंगे वो आम आदमी पार्टी की तरफ आएंगे। लेकिन ऐसा क्या देगी आम आदमी पार्टी जिससे वो आकर्षित हो सके? आंदोलन करना एक बात होती है, राजनीतिक पार्टी को चलाना, उनके लिए मुद्दे तलाश करना, उनके बीच में जाना, ये एक अलग कहानी होती है। राजनीति कुछ और कहती है, संगठनात्मक चीज़ें, आंदोलन कुछ और कहते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम भी कोई राजकारणी नहीं है, लेकिन हम देश को बदलने आए हैं। हमें लगा कि आंदोलन करके देश बदल सकता है, पर जून में जब देखा कि सरकार टोटल बहरी हो चुकी है, लाखों करोड़ों लोग जब रोड के ऊपर आते हैं फिर भी सरकार की जू नहीं रेंगती, जिस प्रकार से जन लोकपाल में सरकार ने देश को धोखा दिया, तब कोई विकल्प नहीं बचा था कि लोगों की आवाज़ पहुंचानी है, एक बदलाव लाना है, एक जन लोकपाल लाना है, पूरी प्रक्रिया को चेंज करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो अगर इस परिवर्तन करने के लिए अगर हमें राजकारणी भी बनना पड़े, अगर कीचड़ को साफ करने, कीचड़ के अंदर भी पैर रखना पड़े, तो वो हमें करना चाहिए। लेकिन उससे आपका ये सवाल जो है कि इससे क्या हम पॉलिटिक्स जीत सकते हैं, कि हम चुनाव जीत सकते हैं जी, मुझे लग रहा है कि इसका थोड़ा सा एक लंबा जवाब हो सकता है जी। देखिए, अगर हम पॉलिटिक्स में आने के बाद पॉलिटिक्स का एजेंडा चेंज कर सके, जैसे ग्रीन पीस पॉलिटिकल पार्टी कनाडा की थी, जब वो चुनाव में लड़ी पहली बार तो उनको 8% वोट मिला, अब उनको 0.5% भी नहीं मिलता है, लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने उनका एजेंडा ले लिया। अब आप देखिए, सूरज कुंड में राहुल गांधी और सोनिया गांधी बस में गई, तो ये किसका एजेंडा था? ये आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का था। राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले जो स्पीच दिया, ये कहा कि कुछ लोग पूरे देश को चलाते हैं, ये गलत है, पूरी देश को, जनता को चलाना चाहिए। अरे ये शब्द तो हमें ये लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल बोल रहा है। जब नितिन गडकरी इतना भ्रष्टाचार करने के बाद अगर उनको पद से जाना पड़ा, आज जिस प्रकार से वो बलात्कार के बाद दिल्ली के अंदर लाखों युवा रोड के ऊपर आ गए, ये सारा एजेंडा कौन सेट कर रहा है? ये जीत जो है वो आम आदमी पार्टी की है।
और हम एजेंडा सेट करते रहेंगे और जीत तो शुरू हो चुकी है। अब ये देखना है कि जीत कितनी बढ़ती है। अगर 10 या 20 या 30 अरविंद केजरीवाल जैसे लोग पार्लियामेंट में घुस जाएंगे तो पूरी पार्लियामेंट की शक्ल बदल देंगे। और अगर लोगों का टोटल सपोर्ट रहा तो मुझे लग रहा है हम सत्ता पे अगर आ जाएं तो ये सारे बिल्स, सारे जो बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन करना है, ये होने की सम्यता है। और हमें ये आप सारे मीडिया वाले हैं, आपको नहीं लगता होगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाते हैं तो लगता है कि ये देश बदलाव के लिए 2000 के लिए 2014 में तैयार हो जाएगा। मैं जी, हमें भी लगता है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। हम भी देखते हैं लोगों को परिवर्तन की आस है, लेकिन राजनीतिक समीकरण कुछ और कहते हैं। कहीं ना कहीं वो सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं, वो सारे आंदोलन धरे रह जाते हैं। जब भी आंदोलनों की बात आती है, आंदोलन तो होते हैं। 26/11 के बाद आपने मुंबई में देखा, तरह तरह के आंदोलन हुए, पीस रैलियां निकली, सरकार विरोधी नारे लगे, सरकार के विरोध में मोमबत्ती मार्च निकला, सब कुछ हुआ। उसके बाद सरकार कांग्रेस की ही बनी, कांग्रेस राष्ट्रवादी की ही बनी। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, जनता उसमें सड़कों पर उतरी। मुंबई में भी आप लोगों ने किया, लोग सड़कों पर आए, लेकिन इसका ये पैमाना नहीं माना जा सकता कि सारे लोग आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेंगे। जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा अग्री करता हूँ, लेकिन ज़्यादा डिसअग्री करता हूँ। जी, अग्री इसलिए कर रहा हूँ कि आज तक का जो हुआ है उसमें यही लगता है कि नहीं भाई, विकल्प जब नहीं है तो लोग वही उसी पार्टी को करते हैं। लेकिन आज पहली बार देश के सामने एक ऐसा विकल्प खड़ा हुआ है जो एक नई राजनीति की बात करते हैं। हमें एक इंग्लिश की कहावत है, उसमें ये कहते हैं पॉलिटिक्स इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल्स, यानी जो सबसे गंदा आदमी है वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करता है। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी जगह होनी चाहिए फॉर द ब्राइटेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट पीपल, ये सबसे अच्छे लोग जो सेवा करने चाहते हैं। और पहली बार ऐसा विकल्प हो रहा है देश के सामने कि सेवा करने वाले लोग, ईमानदार लोग, सच्चे लोग, ये पॉलिटिक्स के सामने आ रहे हैं। और मुझे ये देश के ऊपर बहुत विश्वास है। मुझे लग रहा है कि अगर हम ठीक से विकल्प दें तो ये देश में कुछ बदलाव आएगी, क्रांति आएगी। और ये क्रांति शुरू होगी नवंबर में, जब दिल्ली का चुनाव सबसे पहले होगा। एक टेस्ट तो होगा। अगर बिल्कुल ये 1 नवंबर का दिल्ली का चुनाव आपके लिए एक टेस्ट होगा। लेकिन मयंक जी, आपको लगता है कि सिर्फ भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे या फिर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके या आंदोलन करके एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरी सरकार को बदला जा सकता है? और अगर ये सरकार जाती है तो कोई दूसरी सरकार आएगी जिसमें आपका रोल कहाँ होगा? आप सरकार तो गिरवा सकते हैं, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में कहाँ होंगे आप? नहीं, सबसे पहले भ्रष्टाचार का से हमने स्टार्ट किया था जी, लेकिन जैसे हम नज़दीक गए और हमने पूरा व्यवस्था देखा तो हमें लगा सिर्फ भ्रष्टाचार कम करने से या सिर्फ जन लोकपाल आने से पूरा देश नहीं बदलने वाला है। देश बदलने के लिए पूरी जो प्रक्रिया है, जो डिसाइड करते हैं, आज जैसे वोट हमारा है और कैंडिडेट उनका है, तो वो कैंडिडेट कैसे आता है? 2 करोड़ रुपया दे के टिकट खरीदता है, फिर 10 करोड़ रुपया ब्लैक का पैसा खर्चा करता है चुनाव में। फिर हम विकल्प देते हैं, एक गलत आदमी, दूसरा गलत आदमी, तीसरा गलत आदमी, आप चुनिए। तो ये जो पूरी सिस्टम है, ये सिस्टम गलत है। ये अगर वोट हमारा है तो कैंडिडेट भी हमारे होने चाहिए। वोट आपका तो कैंडिडेट भी आपके हो, बिल्कुल। लेकिन भ्रष्टाचार की आपने बात की, भ्रष्टाचार नहीं, के मैं नाम पर- एक इसको जरा पूर्ण कर देता हूँ। जी जी कीजिए। अब वो जो कैंडिडेट हमने चुन के भेजा है, समझ लीजिए ये हमारा प्रतिनिधि है, ये हमारा सेवक है। जी, वो जाके उसकी पार्टी जो बताती है उसके हिसाब से वो काम करता है, और पार्टी वो काम करती है जो उसका हाईकमांड कहता है। तो हम अब्राहम लिंकन का जो कहावत था डेमोक्रेसी का, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, उसके बजाय तो हो गया है ऑफ, बाय एंड फॉर द हाई कमांड। तो 121 करोड़ के इतने ज़बरदस्त लोग हैं इस देश। मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं तो बहुत देशों में घुमा हूँ, पूरे विश्व में घुमा हूँ, भारतीय से अच्छे लोग पूरे विश्व में कहीं नहीं। वी आर अ फर्स्ट क्लास नेशन विद अ थर्ड क्लास गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट बदलने की ज़रूरत है और लोगों को ये महसूस होने लगा है। एक अच्छा विकल्प देने से मुझे लग रहा है बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं जी, हम जब भी देखते हैं, हमें लगता है, आम आदमी भी जब देखता है तो उसे लगता है कि बस जहाँ स्टेट भी, राज्य सरकारों में भी हम देखते हैं, एक सरकार गई, दूसरी सरकार आती है, दूसरी सरकार पर आरोप लगते हैं, पहली सरकार आती है। केरला में तो एक तरह से अल्टरनेट होता रहता है। यूपी में आप देख रहे हैं बीएसपी एसपी और के बीच में जंग चलती है, बीजेपी हाशिए पे चली गई है। आप तमिलनाडु में देखते हैं डीएमके एआईडीएमके के बीच में रस्साकशी चलती है। कभी आप कश्मीर में चले जाएं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह बस एकाध पर्याय होते हैं। इतने सारे राजनीतिक दलों के बीच एक राष्ट्रीय पार्टी बनाकर
जबकि राष्ट्रीय पार्टियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। जब बेलजोल की सरकार चल रही हो और आप सारे दलों पर कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रहे हो, तो एक ऐसा दल कैसे ये रास्ता पार करेगा, समझ में नहीं आता। मुझे ये लग रहा है कि मैं अपनी बात कहूँ तो 1975 में जब इमरजेंसी थी तो उसके विरुद्ध मैं लड़ता था। मुझे लग रहा था कांग्रेस गई और जनता पार्टी आ जाएगी तो देश बदल जाएगा। फिर लगा भाजपा आएगी तो देश बदल जाएगा। फिर लगा देवे गौड़ा आएगा, गुजराल आएगा, लेकिन कोई भी आया फाइनली हमने यही देखा कि कोई भी जीतता तो हम ही हारते थे। तो आपकी बात से मैं अग्री करता हूँ कि ये कोई भी जीतेगा तो उससे देश को कोई पर्याय नहीं है। तो लेकिन इसके अंदर एक ऐसा समीकरण बनाना पड़ेगा और हमें ये उम्मीद है कि अच्छे अच्छे लोग इस टाइम चुनाव जीतेंगे अगर ऐसी हमने माहौल बनाया। नॉर्मल चुनाव अगर होगा तो हमें कोई चांस नहीं है। देखिए, युवाओं को आपने देखा सड़कों पर उतरते पर हुए, सलमान जी किसी भी एक ये लाइन मैं कह दूं, जी। नॉर्मल चुनाव अगर होगा तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर ये माहौल बनेगा, हवा बनेगी आंदोलन की, बदलाव की, लोग झंडा लेके निकलेंगे, भारत माता की जय, और लोगों को बाहर निकालेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये टाइम कुछ नया होने वाला है, ऐसा अंदर से लग रहा है। जी, मयंक गांधी जी को लगता है एक सपनों की दुनिया के बीच आप लेकर गए हैं लोगों को, वो दुनिया जिसकी कल्पना हर भारतीय करता है, लेकिन उसे अमल में लाने में उसे देर लगती है। एक ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, कुछ और बातें करेंगे, मुद्दे की बात अभी जारी है। मयंक गांधी हमारे साथ हैं। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। अरे आ गया, कैसा गया एग्जाम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं, मुझको कुछ समझ में भी नहीं आता। क्यों, आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कोई मेरे लाल को कुछ नहीं कहेगा, सबको डांटूंगी। बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर, सही नजरिया। मैच खत्म हो गया? मैं नहीं खेला। क्यों? अरे क्या हो गया भाई? हैं? अरे क्या हुआ मेरे धोनी? मैं आपका कोई धोनी वोनी नहीं हूँ पापा। अरे क्या हुआ बेटा? बबलू, मैं नल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ, हाफने लगता हूँ, कोई मुझे खेलने ही नहीं देता, अंपायर ही
बना देते हैं? बच्चे का जल्दी थक जाना, देर से समझ आना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज बड़े राजनीतिक दल के किसी नेता से किन्हीं कारणों से वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक दल जो आंदोलन से शुरू हुआ, अन्ना के आंदोलन के बाद केजरीवाल ने पार्टी बनाई और केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र के एक तरह से संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं मयंक गांधी जी। मयंक जी, हम बात सरकार की कर रहे थे, सरकार को हटाने की कर रहे थे, सरकार को बदलने की बात कर रहे थे। इसके लिए जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो होता है वोट देना, और वोट को अपने जो आपके लोगों को सुनने के लिए, आपके आंदोलनों में शामिल होने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें वोटों में परिवर्तित करना। ये 2 प्रक्रियाएं से जब आप गुजर जाएंगे उसके बाद ही आपको वोट मिलेंगे। तो ये वोट आएंगे कहाँ से आपके पास? आपको लगता है कि ये सारे वोट आपके पास आने वाले हैं? मुझे सबसे पहले आपकी बात सुन के ये लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी को, आप लोगों को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई वोट नहीं देगा, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा आश्चर्य होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात जो ये कहते हैं कि अगर समझ लीजिए कि मुंबई में 50% वोटिंग होता है, तो उसमें 2/3 वोट ऐसे होते हैं जो आइडियोलॉजी या पैसे या जिस प्रकार से वो, पर 16% रफली वोट ये होता है जो फ्लोटिंग वोट होता है। कोई अच्छा पर्याय नहीं होने के कारण वो वोट करते हैं। अगर आम आदमी पार्टी एक अच्छा पर्याय देती है तो ये 16% जो वोट है वो आम आदमी पार्टी को बहुत संख्या में मिल सकता है। और हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था जू में, जहाँ पे हमने सारी पार्टी को हरा दिया था, तब परसेंटेज ऑफ वोटिंग आप बढ़ा सकते हो। अगर हम 15-20% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सकते हैं जिस प्रकार से आंदोलन का माहौल पैदा करके, हवा पैदा करके, तो मुझे लग रहा है 30-35% तक हम वोट लेके जा सकते हैं। और जो आप लोगों को और जो एक्सपर्ट्स को ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं कर पाएगी, आपको काफ़ी आश्चर्य होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। आश्चर्य की बात ये होगी कि आपको वोट मिले, या आपके लिए भी एक अचंभा होगा क्योंकि पहली बार आप उतरेंगे। मुद्दों की बात होती है जिस देश में राजनीतिक दल तय करते हैं, राजनीतिक दल ये तय करते हैं कि अब इमोशन पर जाना है, किसी की शहादत के नाम पर जाना है, किसी की मृत्यु के नाम पर जाना है, कभी राम मंदिर के नाम पर जाना है, कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर जाना है, कभी मुस्लिम आरक्षण के नाम पर जाना है, कभी ओबीसी आरक्षण के नाम पर जाना है। ये मुद्दे रटे रटाए लोगों के जहन में बैठे हुए हैं। इन्हीं के आधार पर वोट लोग देते भी हैं और लोग लेते भी हैं। ऐसे में एक नई दुकान लेकर जब आप जाएंगे जनता के बीच, तो कैसे उसकी मार्केटिंग कैसे होगी? लोगों के बीच जाकर आप उससे अपने लोगों को, नए चेहरे जिनका राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। 65 साल तक आंदोलन भी इसी मुद्दे पे होते थे। पहली बार राष्ट्र के मुद्दे के ऊपर, भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर आंदोलन हुआ, और 65 साल से किसने नहीं देखा ऐसा आंदोलन हुआ। लाखों करोड़ों लोग कहाँ कहाँ से आ गए देश के लिए लड़ने के लिए, झंडा हाथ में लेके, भारत माता का नाम लेके, वंदे मातरम लेते हुए, इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए कैसे पूरे देश में आ गए। इसका तो आप कोई भी एक्सपर्ट ने सोचा नहीं होगा कि इतने लोग आएंगे। इस प्रकार से लोग बिना लीडरशिप का जो दिल्ली में सारे आ गए युवा बच्चे, तो आपने सोचा नहीं था। तो कुछ नया होने वाला है, जो घिसा पिटा जो चल रहा है वही होगा। ऐसा देश जिसके अंदर युवा इतनी बड़ी संख्या में है, मुझे लग रहा है कि हमें तो, जब क्योंकि हम तो गांव-गांव में घूम रहे हैं, और हमें लग रहा है कि कुछ माहौल ऐसा बदल रहा है, और आप लोग टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के देख नहीं पा रहे हो कि ऐसा बदलाव आ रहा है। और जो घिसा पिटा मंदिर मस्जिद, रिलीजन, कास्ट फैक्टर, पैसे से, ऐसा भी एक वर्ग छोटा सा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो नई दुनिया चाहता है, नई भारत चाहता है। और ये लोग इस टाइम अगर बाहर निकल आए वोट डालने, तो कुछ नया होने वाला है इस बैलेट बॉक्स में। एक बड़ी चीज़ होती है मयंक जी, आपने भी एक जिक्र किया बीच में बात करते करते, पैसों का। एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव लड़ने के लिए पैसों की आवश्यकता। अक्सर दलों में हमने देखा है कि जब कैंडिडेट चुनते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा की जाती है। क्या इस सीट पर आप इतना खर्च कर पाएंगे, फला फला अमाउंट।
तो ये आम आदमी की पार्टी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रही होगी और जंग लड़ने के नाम पर जा रही होगी, तो वो इस तरह के कैंडिडेट कहाँ से लाएगी? आम आदमी का पार्टी पैसे कहाँ से लाएगी चुनाव लड़ने के लिए? उसके पास पैसों फंड भी तो चाहिए होंगे। बिल्कुल जी। लास्ट महाराष्ट्र की जो विधानसभा की चुनाव हुआ था, तब एक कैंडिडेट का मैं फंडिंग का पूरा देखता था मीन्स उसको स्टडी करता था कि किस प्रकार से उसने कहाँ से किधर खर्चा करते थे। सबसे पहले तो वो जो जिस प्रकार से रिलीजन और कास्ट से बिलोंग करता था, वहाँ पे गलत वाले कैंडिडेट खड़े रह जाते थे, फिर उनको बड़े अमाउंट देने पड़ते थे, 5 लाख 10 लाख रुपए बैठने के लिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा खर्चा उनका होता है ये नारेबाजी करने वाले वॉलंटियर्स के लिए। तो काफ़ी संख्या में वॉलंटियर लाते हैं, 300 रुपया पर डे देते हैं, खाना पीना, बिरयानी, दारू, लास्ट में मोबाइल फ़ोन फ्री देते हैं। और इन कैंडिडेट के पास तो बेचारे के पास वहाँ के लोग भी नहीं थे, तो वो अपने गांव से उसने सारे लोगों को बुलाया था रहने खाने पीने के लिए। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी, वो ये देखा कि वो सामने की पार्टी के पोलिंग बूथ के एजेंट को पैसे देते थे कि अपनी पोलिंग बूथ में कैंपेनिंग न करें। अब तो जो उसने करीब 3-3.5 करोड़ का खर्चा किया, और ये ऑलमोस्ट सारा पैसा ये सब काम के लिए था। जो ऑफिशियल वर्क था, जैसे कि पोस्टर्स बनाने, बैनर्स बनाने, SMS करने और थोड़ा सा पेट्रोल का खर्चा, वो तो बहुत छोटा सा अंग था। अब हम तो वो सब काम करने नहीं वाले। तो जो अगर लोकसभा के लिए 25 लाख रुपए का है, तो मैंने ये 2 चुनाव में तो अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ काम किया था, तो मैं जानता हूँ कि जो मिनिमम फिगर है, जैसे 25 लाख का है, आप 25 लाख तक खर्चा नहीं कर सकते हो। और पूरे मुंबई में अगर 6 सीट है तो क्या 1.5 करोड़ रुपया डोनेशन नहीं आएगा? पैसे का मुझे कहीं नहीं लगता इस देश में कोई भी अच्छा कर। डोनेशन आपको लग रहा है कि उस तरह के लोग, बड़ी पार्टियां, जो ईमानदार लोग होंगे, जो जिनके पास धन होगा, वो जरूर आपको कहीं ना कहीं डोनेट करेंगे। इस देश की जनता तन मन धन सबसे सपोर्ट करती है। चलिए हम आपके पास फिर लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मयंक गांधी जी के साथ आम आदमी पार्टी और अन्य दलों पर चर्चा जारी है। कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात अभी जारी है। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड W मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चलो भैया। क्या कह रही थी हमारी गुड़िया रानी की मास्टरनी जी? बता भी दो ना। ठीक से बैठ। क्या कहेगी? हाँ, ये तुम्हारी राज दुलारी है ना, पढ़ने लिखने में मन तो लगता नहीं इसका। सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इसका, कमबख्त कहीं की। बच्चे का पढ़ाई में ध्यान न लगना, देर से समझ आना, बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें।
चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। अरे आ गया, कैसा गया एग्जाम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं, मुझको कुछ समझ में भी नहीं आता। क्यों, आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कोई मेरे लाल को कुछ नहीं कहेगा, सबको डांटूंगी। बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में हमारे साथ मयंक गांधी जी हैं। मयंक गांधी जी बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, बात कर रहे हैं सरकार की, सरकार को बदलने की और आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने की, जिसकी संभावनाओं पर उनका विश्वास है कि वो ज़रूर आएगी, लेकिन सवालात बहुत हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों पर अलग अलग दलों पर लगे, चाहे वो नितिन गडकरी पर लगे हों, रॉबर्ट वडेरा पर लगे हों, इल्ज़ाम लगाने के बाद एक तरह मयंक जी, मैं सीधे आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा कि एक तरह से पूरी तरह से आप एक टेम्पो बनाते हैं और उसके बाद में मामला थोड़ा सा, जिसे आम बोलचाल में कहा जाए कि मामला टाटा फिश हो जाता है। दिल्ली के आंदोलन के बाद वहाँ पर, मुंबई में भी पूरी तरह से आंदोलन के बाद में एक वैक्यूम आ गया, कुछ उस तरह से बात नहीं बन पाई। क्या होता है, क्यों हो जाता है ऐसा? देखिए, आंदोलन जो होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं, इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ऐसे तो चौरी चौरा के बाद अगर गांधी जी को कोई बोलता तो बोलता है मेरा पूरा आंदोलन फेल हो गया। इसको समय देना चाहिए, समय देंगे तो आपको पता चलेगा आंदोलन का क्या है। दूसरी बात जो आप ये कह रहे थे कि जैसे हम जाके सबके बारे में बोलते हैं, आक्षेप लगाते हैं, हमारा मतलब उनको जेल भेजने का नहीं है। यानी वो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास कोई सरकार नहीं है कि हम किसके ऊपर करें। लेकिन हम लोगों के मन के अंदर वो गुस्सा पैदा करना चाहते हैं जिससे क्रांति हो सके। और इसलिए जब हम आईना दिखाते हैं देश में कि ये जो रॉबर्ट वड्रा जिससे लोग डरते थे, देखिए हमने उसके सामने खोल दिया। ये जो नितिन गडकरी जो अपोजिशन का लीडर है, हमने उसका सारा खोल कर दिया, आज उनको जाना पड़ा। और जो मुकेश अंबानी जो पूरे देश को चलाता है, उसका अकाउंट नंबर तक दे दिया। तो लोगों को देखिए कितना गुस्सा आ रहा है। हमारा काम है लोगों में गुस्सा पैदा करना, उसको सच्चाई दिखाना, कैसे देश चल रहा है। फिर तो लोगों को तय करना है वो इस प्रकार देश चलाना चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेकिन मयंक जी, कहीं ना कहीं निशाने पर फिर उसके बाद पलटकर आप भी आए, केजरीवाल साहब भी निशाने पर आए, आप खुद पर आरोप लगे, आपके खिलाफ एक लोकपाल बिठाने की बात हुई, 3 महीने में उसकी रिपोर्ट आनी थी, उस बात को भी लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गए। क्या हुआ उस लोकपाल का, क्या हुआ उस रिपोर्ट का? आप लोगों पर भी तो इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए। बिल्कुल नहीं, वो तो लगने वाले हैं। ये देखिए, अगर हम भ्रष्ट होते हैं तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने आते नहीं। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए। मेरे ऊपर फरवरी में कोई पेपर ने एक आर्टिकल लिख दिया जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन मैं पर्सनल इंटेग्रिटी से जिया हूँ। यानी मैं कहीं नौकरी भी करता था तो अपने खुद के लिए अगर गाड़ी लेके जाता तो उसका पेट्रोल का पैसा लिख के देता था। इतनी मैं सच्चाई से पूरी जीवन जिया हूँ। मेरे ऊपर जब उंगली उठी तो मैं बहुत बेचैन हो गया, रात रात सो नहीं सकता था। फिर मैंने केजरीवाल जी को कहा कि कैसे करें, क्योंकि मैं सबको कहता था, हर चैनल पे जाके कहता मेरे ऊपर केस करिए, मेरे ऊपर केस करिए, लेकिन कोई केस करने तैयार नहीं है। अंधेरे में तीर छोड़ के सब भाग गए। फिर हमने सोचा कि हम अपना इंटरनल लोकपाल करें। तो हमारा लोकपाल के ऊपर, मेरा, प्रशांत भूषण और अंजलि दमानिया के ऊपर हमने जीत करके अपना केस डाला जी, अपने ही लोकपाल, अपने लोकपाल, क्योंकि बाहर वाले कोई कर नहीं रहे थे और अच्छे से अच्छे जजेस थे। अब वो जज ने, पहले जो जज थे उन्होंने कहा कि हम ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। अब एक बहुत अच्छा लोकपाल बना है जिसमें एडमिरल रामदास हैं, जस्टिस भगवती हैं और इलिना सेन है। तो उनका ये रूल है कि हमें राइटिंग में कंप्लेन चाहिए। कोई राइटिंग में कंप्लेन करने को तैयार नहीं। सिर्फ इंटरनेट पे बोलने से या पेपर में देने से तो सच्चाई नहीं आ जाती। लेकिन अब मुझे कल पता चला है
कि सोमवार को मेरे अगेंस्ट एक आदमी कंप्लेन करने वाला है, और मैं इतना खुश हुआ कि उस आदमी को मिलूँ तो उसको मैं गले में हार पहना दूँ, भैया मेरे ऊपर कंप्लेन करो, कंप्लेन का ऊपर करे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर पार्टी से निकाल देना चाहिए, मैं खुद ही चले जाऊँगा, जीवन भर के लिए चले जाऊँगा, और अगर नहीं है तो इस साये के अंडर रहना, भ्रष्टाचारी, इतने सारे गंदे भ्रष्टाचारी के बीच में मैं सोचता हूँ मैं भी ऐसा हूँ क्या, इससे तो अच्छा छोड़ दूं, ये अच्छा है। चलिए तो ये लोकपाल थोड़े दिन में ये पूरा क्लियर कर देगा, चलिए ऐसी मेरी उम्मीद है। आपका अपना लोकपाल, आप ही उसके मुंसिफ होंगे, आप ही फैसला करेंगे, लेकिन नहीं बड़ी तो बात आप करिए ना जी, फैसला आप करिए हमारे ऊपर फैसला और मुंसिफ, आप कोई करने को तैयार नहीं है, हम खड़े रहते हैं अपने आप को, खड़े उम्मीद करते हैं कि जब सोमवार को आपके खिलाफ जो व्यक्ति लेकर आएगा उस मामले पर भी हम नजर रखेंगे, आपकी भी जरूर बात रखेंगे, आपके जरिए और अन्य दलों के साथ में भी आपकी चर्चा को हम ज़रूर भविष्य में भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल मयंक जी आप आए, आपने अपनी बातें रखी, कुछ चीज़ें आप अधूरी छोड़ जाते हैं, ज़रूर दोबारा आपसे बात करेंगे मुद्दे की बात में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मयंक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मधुरई।